नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग है ये, जिनमें दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम है, उसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया है। ये दो मुख्य अंग्रेजी अखबारों की कटिंग है। तो अब लेकिन असलियत में अभी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करना बाकी है। अ, लेकिन ये अखबारों की कटिंग क्यों आई और इन्होंने इस तरह से क्यों बताया, तो ये बहुत छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो हालांकि बाद में करेक्ट भी कर दी गई। लेकिन इस इन सब चीज़ों के बीच में हमें जो हमें ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि मानगढ़ धाम या कोई और भी स्थल मतलब राष्ट्रीय महत्व का स्मारक एक तो क्या होते हैं ये, मतलब, और इनको कौन राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करता है, साथ ही साथ क्या प्रक्रिया है, कैसे ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किए जाते हैं। हमें इस बात पर एज ए स्टूडेंट इस बात पर गौर देना है, ना कि इस बहस में पढ़ना है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जो है अगर अभी तक नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। ये सब बहस जो है में हमें नहीं पढ़ना है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। ये राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणतम जिला है बांसवाड़ा, और वहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो राज्यों का मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पे इन तीनों राज्यों की सीमाएं मिलती है, वहाँ पे ये मानगढ़ धाम की पहाड़ी जो है स्थित है दोस्तों। और इस पर पिछले 1 नवंबर को, यानी कि 1 नवंबर 2022 को एक कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था। और इस कार्यक्रम का नाम था मानगढ़ धाम की गौरव गाथा। और इसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आयोजित किया गया था। साथ ही इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य जो है वक्ता थे। तो दोस्तों, इसी कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने ये मांग उठाई थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाए। और उससे पहले भी वो जो है श्री अशोक गहलोत जी ये मांग कई बार उठा चुके हैं सार्वजनिक विभिन्न मंचों पर। तो एक्चुअली में दोस्तों, ये जो कार्यक्रम था मानगढ़ धाम की गौरव गाथा, इसका जो आयोजन है वो केंद्र सरकार ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर, उसके तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। और इस इन सब के पीछे केंद्र सरकार का मंतव्य है कि जो आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे हीरो थे, जो नायक थे, उनमें से कईयों को तो हम जानते हैं, कईयों को इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन कई ऐसे गुमनाम नायक भी थे जिनको हमारी पीढ़ियां नहीं जानती हैं। तो उन गुमनाम नायकों को, और विशेषकर आदिवासी जो नायक थे, उनको लोगों के सामने पटल पर लाने के लिए और गुमनामी से उनको एक नाम दिलाने के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन जो है केंद्र सरकार इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पहल के तहत करती आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, 15 नवंबर जो बिरसा मुंडा जी की जयंती भी इस दिन होती है, तो उसको केंद्र सरकार ने जनजाति गौरव दिवस के तौर पर जो है घोषित किया है कि इसको भारत में जनजाति गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। अब थोड़ा सा मानगढ़ धाम के बारे में जानते हैं दोस्तों, कि मानगढ़ धाम का जो महत्व है, ये बात है 1913 की, जब 1913 17 नवंबर का दिन था। और जो आदिवासियों के उस समय मसीहा थे श्री गोविंद गिरी जी, आदिवासी और भील भील आदिवासियों के जो
पहले तो उन्होंने धार्मिक और जो सामाजिक उनके अंदर क्रांति का जागरण किया, और वो धार्मिक सामाजिक क्रांति धीरे धीरे राजनीतिक रूप में बदलती गई। तो जो गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में इस मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर लगभग 1 से 1.5 लाख आदिवासी यहाँ पर इकट्ठा होने को थे। और जो है उसी समय अंग्रेज़ों की सेना ने इस पहाड़ी को घेर कर गोलीबारी कर दी, और उसमें बताया जाता है कि लगभग 1,500 आदिवासी भाई जो थे शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, ये 17 नवंबर 1913 की बात है, और जो जालियांवाला बाग कांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये उससे कई साल पहले की बात थी, और ये एक तरीके का नरसंहार जिसको कहा जाता है अंग्रेज़ों द्वारा, नरसंहार ये था। इसको राजस्थान का जालियांवाला बाग भी कहा जाता है इस जगह को दोस्तों। तो ये बहुत दुखद घटना थी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की। तो ये तो था दोस्तों मानगढ़ धाम का इतिहास। और अभी हम बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं ये कौन डिक्लेयर करता है, कैसे डिक्लेयर होते हैं, इनका आखिर मतलब क्या है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं थोड़ा सा उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये अखबारों ने खबरें क्यों चलाई थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, ये कन्फ्यूजन था कि पीआईबी जो है हमारा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया था कि PM@NarendraModi डिक्लेयर्स मानगढ़ धाम एज नेशनल मॉन्यूमेंट #राजस्थान। तो ये ट्वीट करने के बाद ही इन अखबारों ने ये सब खबरें जो है प्रिंट करी थी। हालांकि कुछ समय बाद ही पीआईबी ने ये ट्वीट जो है अपना डिलीट कर दिया था, और ये ट्वीट उस समय किया गया था जब 1 नवंबर 2022 को मानगढ़ धाम पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा था। हालांकि ये ट्वीट डिलीट करने के बाद में ये कन्फ्यूजन दूर हो गया था कि अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्मारक जो महत्व के स्मारक हैं वो कैसे डिक्लेयर होते हैं, उसके लिए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, वो जो है ये तय करते हैं। और ये किस कानून के तहत तय करते हैं, तो उसके लिए एक कानून बना हुआ है दोस्तों, द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। 1958 में ये प्राचीन स्मारक प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के तहत जो हमारे जो ऐतिहासिक स्मारक थे, और जो जो हमारे पुरातात्विक स्थल और जो पुरातात्विक अवशेष जो थे और जो हैं, उनके संरक्षण एवं रखरखाव की बात की गई थी इसमें। और साथ ही साथ इसमें जो हमारे आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक जो खुदाई के कार्य होते हैं, और जो हम खुदाई में चीज़ें निकलती हैं, चाहे वो मूर्ति हो या फिर कोई जो कोई भी बर्तन या कोई भी कंकाल या कोई भी
सिक्का, इस तरीके की कोई भी वस्तु हो, उसका जो रेगुलेशन और रखरखाव जो है वो इसी कानून के तहत किया जाता है, और सुरक्षा प्रोटेक्शन भी। तो दोस्तों ये जो है 1958 का कानून है, और इसके तहत ही जो है किसी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाता है। इस कानून की एक धारा है सेक्शन 4। सेक्शन 4 के तहत दोस्तों, सेक्शन 4 के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी केंद्र सरकार है, अगर उसका ओपिनियन है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अगर वो सोचती है कि किसी एंशियंट मोनूमेंट, प्राचीन स्मारक या आर्कियोलॉजिकल साइट या फिर पुरातात्विक स्थल या फिर किसी अवशेष जो है उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाना चाहिए, अगर केंद्र सरकार का ये मत है कि किसी प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल या पुरातात्विक अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाना चाहिए, तो जो है केंद्र सरकार क्या करती है, अपने सरकारी गजट में एक अधिसूचना जारी करके जो है एक नोटिस जारी करती है, और उस नोटिस पे लिखा जाता है कि प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के इरादे को जाहिर करने के लिए ये नोटिस जारी किया जा रहा है। और उस नोटिस में 2 महीने का टाइम जो है केंद्र सरकार देती है कि कोई भी तरीके का किसी को ऑब्जेक्शन या कोई सुझाव है तो वो 2 महीने के भीतर उस नोटिस में एक एड्रेस या ईमेल आईडी जो कुछ भी है दिया जाता है कि इस पर सेंड कर दें। दोस्तों, अगर 2 महीने के भीतर कोई ऑब्जेक्शन या सुझाव केंद्र सरकार के पास आता है या फिर कोई नहीं भी आता है, जैसी भी स्थिति हो, 2 महीने के टाइम के बाद केंद्र सरकार अगर कोई सुझाव आया है तो उसको कंसीडर करके, और अगर नहीं आया है तो फिर भी केंद्र सरकार जो है वो एक नोटिस इश्यू करती है, दूसरा अपने सरकारी गजट में एक अधिसूचना इश्यू करती है, और उसके तहत उस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर देती है। अगर किसी का जो ऑब्जेक्शन है वो इस तरीके का है कि केंद्र सरकार उसको कंसीडर करके और ये मान लेती है कि इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित नहीं करना चाहिए, तो अधिसूचना नहीं इश्यू करती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार का मत है कि जो ऑब्जेक्शन है या सुझाव है वो ओवर रूल किया जाना चाहिए, मतलब उतना महत्व का नहीं है, तो केंद्र सरकार अपना अधिसूचना जारी करती है और जो है उस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर देती है। तो ये तो है प्रक्रिया। अब यहाँ पे केंद्र सरकार का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी है, संस्कृति मंत्रालय, और ESI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो है केंद्र सरकार के ही अंग हैं। तो ये तो प्रक्रिया है कि किस तरीके से जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो ये ओपिनियन है कि केंद्र सरकार के अपने ओपिनियन, अगर उसका ओपिनियन हो तो ही वो नोट जो है अधिसूचना करके नोटिस इशू करती है। तो ये ओपिनियन किस तरीके से केंद्र सरकार का बनता है, तो यहाँ पे क्या है कि एक तो हमारे पास है NMA, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी। तो NMA जो है, NMA ये रिपोर्ट अपनी देती है टाइम टाइम पर, विभिन्न तरीके के जो स्मारक हैं उन पर अपनी रिपोर्ट NMA तैयार करती है, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट NMA को रिपोर्ट बनाने के लिए कहे तो वो रिपोर्ट बना के देती है, और NMA अपना रिकमेंड करती है कि भाई इस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो भी उसकी जो सुझाव है। तो केंद्र सरकार अपना ओपिनियन ऐसी ही रिपोर्ट्स के ज़रिए से तैयार करता है।
यानी कि मतलब कोई हवाबाजी में ओपिनियन नहीं बनाता है केंद्र सरकार कि भाई मतलब मंत्री जी को रात में सपना आया कि उस स्मारक को घोषित करना चाहिए और उन्होंने अपना मत बना लिया कि नहीं जी करना चाहिए। ऐसा हवाबाजी में नहीं, मतलब एक रिपोर्ट या फिर इस तरीके की कोई कमीशन अपना रिपोर्ट दे या फिर कोई अथॉरिटी अपना रिपोर्ट दे, उसके बेसिस पर ये सब जो है ओपिनियन बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किए जाते हैं। अब राष्ट्रीय महत्व का अगर कोई स्मारक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक बन जाता है तो उसको क्या है कि फिर जो अपना मेंटेनेंस है, कंट्रोल है, और जो भी मतलब उसका जो प्रोत्साहन है, प्रमोशन, उसको वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो जाता है। तो उसको उसका रख रखाव, उसको प्रमोट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। उसके यहाँ पे शो आयोजित किए जाते हैं या फिर उसको रिनोवेट करके इस तरीके से बनाया जाता है कि उसको दर्शनीय स्थल या पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया जा सके। तो मतलब उस तरीके से ऐसे स्मारकों को डेवलप किया जाता है। तो किसी भी स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का जो बेनिफिट यही है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डेवलप करती है, प्रमोट करती है, और जो है वो मतलब उनका ऐसा रिनोवेशन किया जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक और जो है देश के अंदर बने रहें। अब क्योंकि वो हमारी धरोहर है, और धरोहर का संरक्षण जो है हमारे सरकार का भी और हमारा एज ए इंडिविजुअल भी हमारा कर्तव्य है, और हमारी सरकारों का भी जो है ये एक कर्तव्य बनता है। अब जो है इसमें एक इंफॉर्मेशन ये है कि अभी हाल ही में 2018 में नीमराना जो बावड़ी है उसको ये नीमराना बावड़ी अलवर में है, इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक जो है केंद्र सरकार ने घोषित किया था। राजस्थान में अलवर में नीमराना की बावड़ी है। नीमराना की बावड़ी को ठाकुर जनक सिंह ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था, और इसको रानी की बावड़ी भी कहा जाता है। उस समय अकाल कुछ ज़्यादा ही पड़ते थे, तो अकाल राहत कार्यों के तौर पर इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि राजस्थान में कुल 163 ऐसे स्मारक हैं जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक उनको टैग किया गया है। तो बाकी स्मारकों के बारे में भी हम किसी अन्य वीडियो में बात करें।